आपको कैमरा स्ट्रेट हाँ करना हाँ जी, हाँ पड़ेगा। जी, हाँ जी, एक्चुअली ईयरफोन थे। हेलो डॉक्टर पीयूष, हेलो डॉक्टर आकृति। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी, हाँ जी। और मेरा आवाज़ हाँ जी, ठीक है हाँ आपके जी, लिए? आप भी ऑडिबल हो। हाँ जी। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो आई सपोज कि इसमें 7 शो कर रहे हैं कि अभी लाइव है, मुझे लग रहा है हाँ वो फैमिली मेम्बर्स होंगे। हाँ, ठीक है। अभी टाइम 6:30 हो गया क्या? हाँ, हो गए हैं। ठीक है। तो कर लें हम स्टार्ट की, अभी हाँ, दो स्टार्ट तीन करते मिनट हैं। वेट हाँ कर लें। जी। स्टार्ट हाँ, करते हैं, स्टार्ट है ना? करते हैं। स्टार्ट कर। इंट्रोडक्शन ठीक है। तो वगैरह स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो लेट्स स्टार्ट डॉक्टर या आकृति। हाँ जी। ओके। सो हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं डॉक्टर आकृति हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। और आज मेरे साथ डॉक्टर पीयूष महाजन हैं, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। तो आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है डिस्कस करने के लिए, जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। और हमने बात करनी है कि क्यों एक साइकेट्रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है इस सिंड्रोम के डिस्कशन में। बिकॉज बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं इसमें जो कि मेंटल सिम्टम्स में आते हैं, और उसमें हमें ये एक गायनेकोलॉजिस्ट को समझना चाहिए कि कब हमें एक साइकेट्रिस्ट को रेफर करना है पेशेंट को। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता क्या है। सो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, बेसिकली ये एक कलेक्शन है सिम्टम्स का, जिसमें कि फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं और कुछ मेंटल सिम्टम्स भी आते हैं। फिजिकल मतलब शारीरिक सिम्टम्स, जैसे कि उनका पेट फूलता है, या फिर उनको जो है उनको है पेशेंट। डॉक्टर पीयूष, मुझे आई थिंक वो आ रही है, इको आ रहा है। इको। somebody in your room is watching. हाँ, वॉल्यूम डाउन कर। हाँ, ओके। सो हाँ, अब प्रीमेंस्ट्रुअल क्लियर है? सिंड्रोम, हाँ जी। हाँ जी, या थैंक यू। सो हाँ, प्रीमेंस्ट्रुअल ओके। सिंड्रोम में शारीरिक सिम्टम्स जो होते हैं वो उनमें जैसे कि पेट फूलना और हेडेक होना, ये है, नौशिया होता है या वॉमिटिंग होती है, ये प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं जो कि शारीरिक होते हैं। उनमें जो मेंटल सिम्टम्स जिनके विषय में हम आज बात करेंगे वो आते हैं, जैसे कि गुस्सा आना, पेशेंट बहुत इरिटेबल हो जाता है, और डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनका मूड ख़राब रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता, कोई चीज़ पसंद आती है, कोई चीज़ पसंद नहीं आती। तो काफ़ी बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, और इससे वो खुद भी अफेक्ट होते हैं, और उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो उनके पर्सनल लाइफ में है और साथ में प्रोफेशनल लाइफ पे भी इफेक्ट डालता है। तो इसलिए मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, अब हम बात करेंगे कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। पहले तो हमने सिम्टम्स बता दिए, अब इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। अगर दो दो से ज़्यादा बार एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, दो से ज़्यादा बार ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। और कब देखे जाते हैं? जो प्री मेंस्ट्रुअल मतलब कि पीरियड से पहले, जो अगर हम एक महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवाइड करते हैं अगर, तो एवरेज में 28 दिन का होता है। तो 14वें दिन जो है एग रिलीज होता है। तो उससे पहले के जो दिन हैं उनको हम प्रोलिफरेटिव फेज या कि फर्स्ट हाफ कहते हैं, और जो उसके 14वें दिन के बाद के दिन हैं उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, या फिर हम जो है पोस्ट ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हैं, ये उस पिछले हिस्से के जो है पोस्ट ओव्यूलेटरी वाले हिस्से में दिखाए जाते हैं। तो ये वाले जो सिम्टम्स, उसमें अगर 2 बार से ज़्यादा साइकिल्स में दिखें, तो हम उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स बोलेंगे। अब जब डायग्नोज हो जाए, उसके बाद क्या करें? अगर डायग्नोज हो जाता है, तो पहले हम कुछ तरीके हैं जो हमारे घरेलू नुस्खे हम जिसे कहते हैं, वो अपना सकते हैं। उन्हें 1 से 2 महीनों तक देख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, हमें इम्प्रूवमेंट लग रही है अपने शारीरिक सिम्टम्स में, या थोड़ी बहुत मूड स्विंग्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो हम वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उनमें क्या आ जाता है? उसमें एक्सरसाइज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो रिलीज होते हैं, जो कि इम्प्रूवमेंट करते हैं इन सिम्टम्स में। दूसरा, योगा कर सकते हैं, मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज मेडिटेशन हो सकती है, ये भी कुछ ऑप्शंस हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सोलॉजी एक न्यूअर सी ब्रांच है जो इसमें डील करती है, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारी फिंगर्स पे, हमारे टोज में, तो उनको प्रेशर देके, जो कि एक तरह का एक्यूप्रेशर होता है,
उसी तरह से हम जो है कुछ नर्व्स स्टिमुलेट करते हैं और सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट में कुछ चेंजेस लाना, जैसे कि विटामिन ई सप्लीमेंट्स, कैल्शियम या विटामिन डी इंक्लूड करना, और साथ ही साथ केसर का कहवा पीना। ये छोटे से नुस्खे जो हमारे इंडियन फैमिलीज़ में हैं, ये यूज़फुल होते हैं उन फिज़िकल सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि ये पीएमएस पर बात करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। पीएमएस जो है अप्रॉक्सीमेटली 90% महिलाएं जो हैं किसी भी फॉर्म में, कोई भी फॉर्म का शारीरिक सिम्टम या फिर कोई भी फॉर्म का मेंटल सिम्टम कभी भी उनकी लाइफ में, जब भी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं, कभी भी हम देख सकते हैं। सो ये 90% लेडीज़ में पाया जाता है एक आधी फॉर्म में। बट कुछ ऐसी हैं महिलाएं जो कि 5 से 8% में आती हैं, जिनमें इसका बहुत ही सिवियर फॉर्म देखा जाता है और जिसमें कि मेंटल सिम्टम्स एक्चुअली एग्जैजरेट होते हैं, जिसको कि हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो उसके बारे में हमें आगे जो है डॉक्टर पीयूष बताएंगे। सो सर, आप बताएं हमें कि किस तरह पीएमडीटी वो हम डायग्नोज करते हैं और वो एक्चुअली होता क्या है। Thank you, Dr. Akriti, for the nice talk. Hello हाँ जी, everyone, I am थैंक यू। Dr. पीयूष महाजन, साइकेट्रिस्ट अमृतसर। तो मैं अब आपको पीएमडीडी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि डॉक्टर आकृति ने आपको बताया कि पीएमएस किस तरह का एक डिसऑर्डर है। अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो पीएमडीडी एक पीएमएस की ही सिवियर फॉर्म मानी जा सकती है। यानी कि जो पीएमएस में सिम्टम्स होते हैं उन्हीं की इंटेंसिटी जब ज़्यादा हो और वो इतनी ज़्यादा हो कि वो हमारी डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ को हैम्पर या इंटरप्ट करें, तो हम उसे पीएमडीडी कह सकते हैं। अब पीएमडीडी में सिम्टम्स क्या होंगे, उससे पहले मैं पीएमएस का थोड़ा सा दोबारा आपको ब्रीफ करूंगा कि पीएमएस में किस किस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। पीएमएस में फिजिकल सिम्टम्स, सोमैटिक या बॉडी कंप्लेंट्स प्लस मेंटल सिम्टम्स हो सकते हैं, जबकि पीएमडीटी में प्रीडोमिनेंटली मेंटल सिम्टम्स होंगे। अब पीएमडीटी के मेंटल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या होगा। उसमें सडन सैडनेस ऑफ मूड, एकदम उदासीपन आ जाना, एंगर गुस्सापन आ जाना, चिड़चिड़ापन होना, एंजाइटी, हमेशा ये लगते रहना कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा ना हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, या किसी भी फैमिली मेंबर या किसी भी चीज के लिए एकदम एंशियस सिचुएशन डेवलप हो जानी। सेंस ऑफ होपलेसनेस कि अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा और पता नहीं आगे जाके क्या बनेगा। उसके बाद इवन कुछ पेशेंट्स में सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। वो थॉट्स इतने प्रिडोमिनेंट हो जाते हैं कि पेशेंट्स कई बार ट्रबल्ड फील करते हैं कि मुझे हो क्या रहा है। उसके बाद फीलिंग ऑन द एज कि मैं अभी शायद मुझे कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। तो ये सारा कुछ मूड सिम्टम्स हैं। इसके अलावा इसके अलावा जो सिम्टम्स और पीएमडीडी में हो सकते हैं वो हैं नींद नींद ज़्यादा आनी, आपकी एपेटाइट बढ़ जानी, हमेशा मीठा खाने का मन करना, अब्डोमिनल ब्लोटिंग होनी, पेट भरा भरा फील होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होनी, हमेशा थकान रहनी, फटीग, मलेस। तो ये जितने सिम्टम्स हैं ये पीएमडीडी में हो सकते हैं। पर पीएमडीडी में प्रिडोमिनेंटली मूड सिम्टम जो मैंने आपको इनिशियली बताए, सडन सैडनेस ऑफ मूड, एंग्जाइटी, फीलिंग ऑन द एज, सेंस ऑफ होपलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स, अ सेंस ऑफ रिजेक्शन कि मुझे शायद सारे छोड़ दें, जब ये सिम्टम्स प्रिडोमिनेंट हों, प्लस जो लास्ट में मैंने आपको फिजिकल सिम्टम्स बताए, अब्डोमिनल ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, तो ये हम पीएमडीडी बोल सकते हैं। अब पीएमडीडी बोलने के लिए हमें कुछ टाइम पीरियड का कट ऑफ होना ज़रूरी है। जब भी पीएमडीडी के जो सिम्टम्स मैंने मेंशन किए वो सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट होंगे, जैसे कि डॉक्टर आकृति ने बताया कि लूटियल फेज में स्टार्ट होंगे, तो लगभग 14 डेज पे ये स्टार्ट होते हैं। और जैसे ही फीमेल की मेंसेस स्टार्ट होंगी वो सिम्टम में रिलीफ होना शुरू हो जाता है। तो onset of symptoms at the onset of luteal phase and their relief with the start of the menses, plus the severity of the symptoms leads to, मतलब सिम्टम्स की सिवियरिटी के कारण फीमेल को अपनी डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। जैसे अगर कोई फीमेल वर्किंग है तो वो ऑफिस में जा रही है, वहां पे उसके मूड सिम्टम्स के कारण वो अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ लड़ पड़ती है, उससे काम में हैम्पर हो रहा है, उसका काम रुक रहा है।
घर पे आती है अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने इन लॉज के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ उसकी कोई ना कोई ऊंच नीच रहती है, क्योंकि उसका मूड इतना उदास है या मूड में गलत मतलब थॉट्स आ रहे हैं कि उससे काम पे फोकस नहीं किया जाता। तो ये सिम्टम्स के कारण उसकी जो डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटीज है उनमें इंटरप्शन आ जाएगी। प्लस इसको डायग्नोस करने के लिए जो हमारी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उन्होंने एक DSM-5 क्राइटेरिया दिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो मैंने दोनों बातें कही, सिम्टम्स का होना, उनकी सिवियरिटी का होना, प्लस लाइफस्टाइल एक्टिविटीज का इंटरप्ट होना, जो है मोस्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पिछले एक साल में मोस्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ये सब होना हुआ, मतलब होना चाहिए, तब जाके हम इसे PMDD बोलेंगे। अब PMDD के रिस्क फैक्टर्स के बारे में मैं एक दो लाइन बोलूंगा कि इसमें कोई हम पिन पॉइंट इसका रिस्क फैक्टर या इसके कॉजेज कभी भी नहीं कह सकते। इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, फिजिकल एक्टिविटीज या लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सब PMDD के कारण बन सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, PMDD और जितने साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम। PMDD के सिम्टम जैसे कि मैंने बताया मोस्टली लूटियल फेज यानी कि 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट के साथ स्टार्ट होंगे और लगभग 3-4 दिन बाद मेंसेस जैसे ही स्टार्ट होंगे हद से हद 4-5 दिन में वो रिलीव होने शुरू हो जाएंगे, पर उनकी सिवियरिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो पेशेंट को काफी तंग करेंगे, क्योंकि ये सिम्टम्स काफी मूड सिम्टम्स की तरह ही प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए कई लोग सोचते हैं कि हमें डिप्रेशन होगी है, हमारे तो कोई स्ट्रेसर तो है नहीं, फिर हमें डिप्रेशन कैसे होगी या कुछ है। तो हम उनको समझाने के लिए कि कोई भी मूड डिसऑर्डर जो है वो इससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बाकी मूड डिसऑर्डर जो है वो थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेंगे, वो इनिशियल जो पहले 14 दिन है और लास्ट 14 दिन में परसिस्ट करेंगे, जबकि PMDD जब हमने स्पेसिफिकली डायग्नोस करना है तो वो लास्ट 14 डेज या लेट लूटियल फेज या लूटियल फेज में ही हम उसे PMDD बोलेंगे। तो इट इज अ ब्रीफ जो मैं आपको पहले PMDD के बारे में करना चाहता हूँ। तो अब मैं बैक टू डॉक्टर आकृति की थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं कि इसके बारे में कि हम आगे कैसे करें। सो बैक टू यू डॉक्टर। तो डॉक्टर पीयूष, अगर मतलब PMDD एक गायनेकोलॉजिस्ट को लग रहा है कि पेशेंट हमारे साथ शेयर कर रहा है कि उसको ऐसे सिवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, हम उसको काउंसल भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो काउंसलिंग ही कर सकते हैं, पेशेंट की समझा सकते हैं, उनको ऑल्टरनेटिव्स बता सकते हैं कि ये नॉन फार्माकोलॉजिकल या आप ट्राई कर लो जो मैंने पहले लिस्ट किया, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। अगर सपोज उसके बाद भी पेशेंट कहता है कि नहीं, वुमेन लेडी कहती है कि मुझे अभी भी वो सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो मैं मतलब मुझे रिलीफ नहीं मिला, तो हम उसको आपके पास रेफर कब करें, और अब जब आप मतलब क्या मेडिसिन जो हैं आप उनको स्टार्ट करेंगे और कब स्टार्ट करेंगे मतलब। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। PMDD के मैनेजमेंट की अब बात आ रही है। अगर तो PMS होता है तो डॉक्टर साहब आप मोस्टली मतलब अपने लेवल पे मोस्टली मैनेज हो जाता है कि काउंसलिंग से या जैसे कि आपने बताया कि देसी नुस्खे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो जाता है। हाँ, पर अगर PMDD आपको लग रहा है वो डायग्नोज इट कैन बी मेड बाय गायनिकोलॉजिस्ट इजीली, बिकॉज ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैंने मेंशन किए। इफ यू आर मतलब डेलिबरेटिंग अ डायग्नोसिस ऑफ PMDD, तो आप उसे जब साइकियाट्रिस्ट के पास भेजोगे तो हमारा क्या रोल रहेगा। सबसे पहले तो उनको हम मतलब जैसे सिंपल लैंग्वेज में यही बताएंगे कि आपकी क्योंकि इन सिम्टम्स के कारण लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये एक डिसऑर्डर है, आप इसे समझिए। मतलब वी विल अगेन काउंसल द पेशेंट कि ये आपको प्रॉब्लम है। उसके बाद जहाँ तक इसकी मैनेजमेंट की बात रही, उसके लिए हम एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो ये पेशेंट्स PMDD के होते हैं उन्हें कई बार कोमॉर्बिड कोई साइकेट्रिक इश्यूज पहले से हो सकते हैं। उनकी कई बार प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि दे आर मोर प्रोन टू सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम जैसे PMDD के लिए। and other patients like someone may be having endocrine disorders like thyroid or diabetes. So हम ये सब एक बेसिक एवेल्युएशन जरूर करवाएंगे। उसके बाद हम मैनेजमेंट का, जब हमें क्लियर कट एक डायग्नोज PMDD का लग रहा है तो हमारे पास डिफरेंट मैनेजमेंट ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास ड्रग्स जो मेनस्टे हैं हमारे, उनमें बेसिकली अब ड्रग से पहले मैं बात करूंगा कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरोकेमिकल्स या ब्रेन में किस तरह का केमिकल लोचा होता है कि जिसके कारण PMDD हो जाता है। अच्छा। तो उसको मैं बताने के लिए 2-3 नाम लूंगा। जैसे जो केमिकल्स मेनस्टे हमारे
पीएमडीडी में डेफिशिएंट होते हैं ब्रेन में, वो है सेरोटोनिन, एंडोजिनस ओपियोइड्स, अच्छा। गाबा। तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को टारगेट करने के लिए हम मेडिसिन देंगे। उन ओके। मेडिसिन में बेसिकली SSRIs, सर्ट्रलिन, पेरोक्सिटिन एंड SNRIs लाइक वेलनाफेक्सिन एंड TCAs, ये ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो नाम मतलब अगर हम ड्रग्स का बेसिकली बताऊं तो ये मैनेजमेंट रहेगा। अगर इसके अलावा मैनेजमेंट में अलग अलग तरह की रेजीम्स होती हैं। एक होती है कॉन्टिन्यूअस रेजीम, हाँ एक होती जी। है इंटरमिटेंट रेजीम। कॉन्टिन्यूअस रेजीम हम मतलब है कि अगर डायग्नोज बन गया तो आपने थ्रू आउट द साइकिल ड्रग्स अच्छा। उनको देने हैं, क्योंकि सम पेशेंट्स और सम फीमेल्स मे नॉट बी कंफर्टेबल इन टेकिंग द ड्रग्स फॉर लॉन्ग ओके। ड्यूरेशन। हाँ जी, हाँ जी। सो दे, है ना, सो दे डिमांड कि डॉक्टर साहब जितने कम से कम टाइम के लिए दे सकते हो, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, इंटरमिटेंट रेजिमेंट फॉलो करते हैं। इंटरमिटेंट रेजिमेंट जो है उसमें बेसिकली हम एट द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स और एट द ऑनसेट ऑफ लूटियल फेज ड्रग्स जो मैंने नाम लिए, SSRIs, SNRIs, बेसिकली सर्ट्रलिन हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही उसका सिम्टम्स रिलीफ होने शुरू हो जाए, बेसिकली फॉर 7 days हम तब तक ड्रग्स देते हैं। और हम हर साइकिल में ड्रग्स की जो डोजेज है वो बाय 10 mg बेसिकली बढ़ा सकते हैं। सो मतलब दिस इज द मेन क्रक्स कि हम ये ऐसे मतलब पेशेंट्स को टैकल कर सकते हैं। अब उसमें आगे और डिस्कशन आपको मैं वो तो पास हाँ ऑन करता जी। हूँ पहले क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, कि आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है, अगर सपोज हम ये मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम हम किस ड्यूरेशन तक ले सकता है पेशेंट, मतलब लेडी कब तक कंटिन्यू कर सकती है? क्या उसको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, या आप स्टार्ट करके फिर आप फिर से बंद करते हैं, या अगेन यू सी द रिस्पॉन्स? तो कैसे आप चलते हैं मतलब आगे वंस यू स्टार्ट द मेडिसिन? बिकॉज ये साइकेट्रिक मेडिसिन लेना इटसेल्फ में सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं ट्रू। करती, तो आपको कैसे उसको समझाना है और उसके घर वालों को भी एक्सेप्ट कराना है? तो मतलब हाउ लॉन्ग विल शी टेक इट? बिकॉज उनका सवाल यही होगा कि कब तक लेनी है और कितनी देर लेनी है, कब बंद होगी? सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। वेरी राइट डॉक्टर कृति। मोस्टली किसी भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में जब भी पेशेंट आएगा वो यही पहले पूछता है, डॉक्टर साहब लेनी कितनी देर तक हाँ है, वो जी, चाहे करेक्ट। पहली बार प्रेजेंट कर रहा हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब उसको हम यही बताएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पीएमडीडी जो एक डायग्नोसिस है वो एक क्रोनिक कंडीशन है। वो कोई अक्यूट कंडीशन नहीं है कि 5 दिन के लिए बुखार की तरह की, या किसी की एक चीज हुई 5 दिन हुई या कोल्ड हुआ तो वो चला गया। क्योंकि इसका डायग्नोस पहले मैंने बताया कि लगभग पिछले 1 साल में मोस्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ये सब सिम्टम्स आए हों, तो ये क्रोनिक कंडीशन है। जब हमने बोल दिया कि आपकी बॉडी में ये कंडीशन थोड़ी देर के लिए रहेगी, अब 1 साल रहे, 2 साल रहे, तो हम पेशेंट को समझाने के लिए यही बोलेंगे आपकी बॉडी में ये केमिकल्स की डिस्टर्बेंस कितनी देर तक रह सकती है, तो एग्जैक्टली। ये हम जज नहीं कर पाएंगे, पर इट कैन रिमेन अप टू 1 to 2 years. So duration of treatment will also be a lengthy one. From करेक्ट। 6 months up to 1 year, we need to give the treatment if required. So ये मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। और सपोज हम जब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो कितनी देर में उसका इफेक्ट आता है? मतलब पेशेंट को रिस्पॉन्स लगता है कि हाँ जी अब मेरे को थोड़ा सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट है, वो अच्छा फील करती है? बेसिकली किसी भी साइकेट्रिक मेडिकेशन का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इट टेक्स अबाउट 7 to 10 days, और रादर टू बी मोर स्पेसिफिक इट टेक्स अबाउट 10 to 15 days. सो इसी की तरह इनमें भी मतलब विद ईच साइकिल अगर हम इंटरमिटेंट रेजिमेंट फॉलो कर रहे हैं तो वेन एवर विद इंक्रीजिंग साइकिल्स, जब भी सेकेंड थर्ड साइकिल में लेगी उसका रिस्पॉन्स हर साइकिल के साथ बढ़ ही जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूस रेजिमेंट लेती है तो हमें, क्योंकि फॉलिकुलर फेज से ही हम स्टार्ट कर देंगे, तो उसका मे बी फर्स्ट साइकिल से ही ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाए। सो इट इज द मेन डिफरेंस कि ऑनसेट ऑफ एक्शन इट विल टेक अबाउट नियरली 10 to 15 days. 2 वीक्स 2 weeks, एवरेज yes. पे, मतलब पेशेंट पूछता है कि एवरेज। कब तक होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। जी कब तक सिम्टम्स रिलीफ हम्म मिलेंगे? हम्म एक और चीज जो कॉमन है, सपोज वो लेडी अब हम्म प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है, मतलब या तो फिर उस हम्म केस में विल उसकी मेडिसिन क्या कंटिन्यू होएंगी, या आप मतलब चेंज करते हैं, या फिर हम्म डोज कट डाउन होती है? डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी के लिए जो साइकेट्रिक मेडिकेशन है ना, उनकी डिफरेंट एफडीए जो हमारी ड्रग एसोसिएशन है इंटरनेशनल, उसने कैटेगरीज दी हुई हैं। तो मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक मेडिकेशन फॉल इन द सी कैटेगरी। सी अच्छा। कैटेगरी होता है इट इज हार्मफुल
in experimental studies in animals, but it has not been proven in humans. So मतलब हम एक टेंडेंसी रखते हैं, हमारे दिमाग में होता है कि कोई भी मेडिसिन साइकेट्री की बंद हो जाए कि प्रेगनेंसी के ऑनसेट पे जितनी जल्दी से जल्दी, और इनिशियली फॉर इन द फर्स्ट 3 months ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। और अब इस केस में अगर पेशेंट की सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कंट्रोल्ड है, मतलब सिम्टम्स अब सिवियर नहीं है, दे आर इन अ वेरी माइल्ड फॉर्म, so we will always advise ki to taper down slowly and gradually taper it down and then stop the drugs. ठीक है। But if the severity of the symptoms on tapering down or during the tapering becomes more or it becomes more severe, so we need to मतलब weigh the risk benefit and we need to continue the medicines. So it depends on risk benefit ratio. केस टू केस इट विल, तो लेकिन मतलब अगर टेपरिंग, अगर हम सपोज फिर ऐसी सेफ ड्रग्स हैं जो हम प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यू कर सकते हैं इफ इन केस उसका रिस्क ज्यादा है पेशेंट को, मतलब सिम्टम्स का, डिप्रेसिव सिम्टम्स का इतना ज्यादा है कि हमें मेडिसिन देना बहुत जरूरी है, तो फिर हमें कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, तो वी हैव सच मेडिसिन जो कि हम यस वी डेफिनेटली हैव ड्रग्स लाइक सर्ट्रलिन आर द मतलब चॉइस ड्रग ऑफ द चॉइस, but and paroxetine should be avoided, it is very मतलब teratogenic for the fetus. अच्छा so a particular अगर more specific, so yeah. और जैसे पीएमएस में तो जैसे हम डाइट का थोड़ा बहुत रोल बोलते हैं, तो क्या पीएमडीटी में डाइट का रोल आता है? पीएमडीडी में डॉक्टर साहब किसी भी साइकेट्रिक कंडीशन में ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का उतना ही रोल है, किसी भी मतलब चाहे वो जर्नल फिजिकल कंडीशन के लिए हो उतना ही मतलब साइकेट्रिक कंडीशन में, तो हम हमेशा उसे यही बोलेंगे कि आप अपनी ब्रेकफास्ट लंच डिनर बेसिकली टाइम पे करें, स्लीप हाइजीन मेंटेन करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, अवॉइड कैफिनेटेड बेवरेजेस एट नाइट, एंड डाइट शुड बी रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड फ्रूट्स and lesser in oils or saturated fats, so and add brisk walk to it. So this is a journal prescription apart from pharmacology we prescribe to the patient. ठीक है। तो पीएमडीटी अगर जैसे सपोज पेशेंट, क्या ऐसा कोई टेंडेंसी है कि अगर कोई पेशेंट किसी को लेडी को पीएमएस के सिम्टम्स हैं तो वो प्रेगनेंसी में एग्जैजरेट करेंगे, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन्स जैसे लेवल हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है पीएमएस के लिए, तो प्रोजेस्ट्रॉन्स लेवल ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में भी बढ़ते हैं, तो क्या इनका कोई रिलेशन है, विल इट एग्रीवेट, और मतलब इट इज क्या रिलेशन है इनका आपस में? डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी में ये बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अब डायरेक्ट लिंक किसी भी उसमें रिसेप्टर में या न्यूरोट्रांसमीटर में ऐसा एस्टैब्लिश नहीं हुआ, पर देयर आर चांसेस कि प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ इज अ स्ट्रेसर फॉर द स्ट्रेसर, हाँ, फॉर द बॉडी एंड द माइंड आल्सो, so there are much chances that the condition can aggravate, so we have to counsel the patient and his attendants and her attendants कि कंडीशन के प्रोग्नोसिस के बारे में, या maybe if the patient comes at the right time before becoming pregnant and she is ready to get some counseling, so we counsel her ki to just wait before so that drugs can stop and then you can plan the pregnancy, it is better in that way. So ये भी एक अप्रोच है। तो मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा कि आप ये कॉजेस को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें इसके, अगर जो गायनेकोलॉजिकल बेसिकली बेसिकली तो जो पीएमएस होता है उसका बेसिक रीजन जो इटियोलॉजी एक आपने बताया न्यूरोट्रांसमीटर्स की ब्रेन में जो कुछ ऐसे हैं तत्व जैसे कि सेरोटोनिन कम हो जाता है, गाबा कम हो जाता है, वो एक सेकेंडरी हाइपोथेसिस है जो प्रिज्यूम करी जाती है। एक थ्योरी डेवलप की है वो अराउंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेकेंड हाफ में जो कि ल्यूटियल फेज है उसमें प्रोडोमिनेंट होता है, तो बेसिकली वही एक हार्मोन है जिसको मूड स्विंग से रिलेट किया जाता है, मूड चेंजेस से रिलेट किया जाता है, आपके सारे मेंटल हेल्थ सिम्टम्स से रिलेट किया जाता है, ब्लोटिंग, हेडेक, ये सब सिम्टम्स उसके कारण बिकॉज वो इंक्रीज होता है और ईस्ट्रोजन कम हो जाता है उसके कंपैरिजन में, तो बेसिक इटियोलॉजी उसी के कॉज उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो अगर हम इसी के आपकी बात को और मैं आगे लेके जाऊं तो क्या फिर हम इसकी ट्रीटमेंट में हार्मोनल एड-ऑन्स भी दे सकते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो उसके बारे में आप बेटर बता सकते हैं? हाँ जी दे सकते हैं, बट क्योंकि वो सिर्फ पीएमएस तक मैनेज करेगा जो कि उसके फिजिकल सिम्टम्स हैं,
उसमें हम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन जो हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं वो हम देते हैं। और सेम जैसे आपने बताया कॉन्टिन्यूस थेरेपी भी होती है, इंटरमिटेंट थेरेपी भी होती है, और प्रेफरेबली हम कॉन्टिन्यूस थेरेपी देना प्रेफर करते हैं। और उसमें प्रोजेस्टेरॉन की जो मात्रा है वो कम होती है उन लेवल्स में। और कुछ ऐसे प्रोजेस्टेरॉन होते हैं जो कि अफेक्ट नहीं डालते मूड पे, वही कॉम्बिनेशन में हम हार्मोन यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन उसमें होता है कि हार्मोनल इंजेक्शन, जो कि मंथ में एक बार लगता है। कुछ लोग जो कंप्लायंस जिनकी नहीं है, रोज नहीं खा सकते टैबलेट, तो उनके एक इंजेक्शन, वो भी एक ऑप्शन है, बट उसके अपने रिस्क होते हैं। और वो गायनेकोलॉजिस्ट जिनको आप दिखा रहे हैं वो स्पेसिफिकली आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या सूट है। तो ही उसका रिस्पॉन्स डॉक्टर पीयूष आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके 3 months you mean? हेलो। हाँ जी आ रही है। हाँ थोड़ी तो आवाज कुछ, आपकी ना हाँ नेटवर्क जी, इश्यूज है। अब आ रही है। हाँ अभी बेटर है, थोड़े पिक्चर ब्लर हो रही है आपकी। अच्छा अच्छा। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछने हैं जो, और एक दो क्वेश्चंस मुझे आए हैं, हाँ तो जी हाँ जी आपके, हाँ तो जी मैं पूछूं आपसे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, 20 इयर्स की है वो, शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, उनको थायराइड इश्यूज भी हैं एंड अनमैरिड है। लास्ट 1.5 ईयर से उनको सिम्टम्स हैं ये मूड स्विंग्स और काफी डिप्रेशन वाले सिम्टम्स, और उनको कमरे में बंद होने का मन करता है। और वो कहते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, होपलेसनेस जैसे आपने बताया पीएमडीटी के। तो उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? अगर तो जैसे मैंने अभी बीच में टॉक ये मेंशन किया था कि अगर तो सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं कि थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनिशियल फॉलिकुलर फेज प्लस द लुटियल फेज, हाँ जी। सो हम उसे फिर पीएमडीडी से हटके एक डायग्नोस देंगे। ओके एंड दैट ओके। डायग्नोसिस विल डिपेंड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट कि किस तरह के सिम्टम्स ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, कि उसमें थॉट्स ज्यादा डिबिलिटेटिंग है, या उसमें सोमैटिक सिम्टम ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, या एंजाइटी सिम्टम्स। सो वो एक साइकेट्रिक डायग्नोसिस की तरफ चला जाएगा। पर अगर उनके सिम्टम जो आपने मेंशन किए अगर दे आर लिमिटेड टू द लुटियल फेज, सो हम पीएमडीडी का डायग्नोज देके फिर, क्योंकि उन्हें एक प्रॉब्लम आ रही है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स तो जैसे आप बता रहे हो है ये, so medicine will be started and depending upon the patient's choice कि किस तरह की medicines she will be preferring. So in that case the मतलब main point is that she needs to start some kind of medications, but after evaluation it can be divided into a psychiatric disorder or a PMDD, and depending upon that we will further start the medications. Apart from medications, उनका thyroid management या जो जो उनको issues हैं, she needs to get it regularly evaluated and see for that also कि if there are any changes in thyroid and needs to taper the medication. Okay, okay. So any other questions आपकी साइड से? हाँ मैं डॉक्टर साहब एक, मुझे जो मैं थोड़ा इसकी थ्योरी पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसमें मेंस्ट्रुअल डायरी का काफी इम्पोर्टेंट एक रोल बताया हुआ है। हाँ, सो आई नीड यू टू इलैबोरेट ऑन दैट फॉर द जनरल पब्लिक कि उन्हें थोड़ा बताइए कि किस तरह से वो अपना एक मेंस्ट्रुअल डायरी या पीएमएस को एक डायग्नोस करने में मिल जाए। साइकिल तो जैसे हम एवरेज 28 डेज माने। हेलो, आवाज आ रही है आप? हेलो। तो अगर हम सपोज एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 25 अगर 28 डेज का एक साइकिल है एक लेडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल, और 14वें दिन जो है उसको जो है ओव्यूलेशन हो रही है, तो वो कैलेंडर पे मार्क कर ले। सपोज आज डेट है जैसे कि 25 तारीख, सपोज आज उनको फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स है, तो वो मार्क कर लेंगे जी आज फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स है, फिर काउंटिंग शुरू करेंगे, कैलेंडर पे मार्क कर लेंगे कौन सा उनका 14वां दिन बन रहा है
उसका ओव्यूलेशन का और नेक्स्ट साइकिल की डेट कौन सी बन रही है। तो इस हिसाब से वो मेंस्ट्रुएशन का एक कैलेंडर बन जाएगा। तो उसमें वो जो 14वें दिन के बाद का हिस्सा है वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि सिम्टम्स जो हैं उस टाइम आ रहे हैं, कब आ रहे हैं और जा कब रहे हैं। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल डायरी का एक फॉर्मेट है जो हम एक कॉमन पब्लिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो घर पे देख सकते हैं कि ये सिम्टम्स जो हैं क्या वो पूरे साइकिल में है या फिर ये सिर्फ ल्यूटियल फेज में आ रहे हैं और क्या हर ल्यूटियल फेज में आ रहे हैं या कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। तो अगर जैसे कि मैंने बोला एटलीस्ट 2 ल्यूटियल मतलब 2 साइकिल्स में इट शुड परसिस्ट टू बी लेबल्ड एज अ, अगर वो 2 में परसिस्ट करेगी तो ही हम उसको जो है जाके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलेंगे। सो इससे मेंस्ट्रुअल डायरी से उनको फायदा होगा कि वो घर बैठे ही थोड़ा सा हिंट ले सकती हैं कि हाँ जी मुझे ये है, मुझे जाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, मुझे दिखाना चाहिए अपने आप को। और अंदर ही घर बैठे ये ना हो बस कि मुझे कुछ हो गया है, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। सो दोज थिंग्स विल हेल्प हर कि वो घर पे एक आइडिया लगा सकती हैं कि मेंसेस के अराउंड ही हो रहा है तो डेफिनेटली ये कुछ रिलेशन मेरे हार्मोन्स के साथ है। सो ये हेल्प करेगा उस वे में। It is a very useful tip. Thank you, Dr. हाँ Akriti, जी, थैंक यू। maintaining a menstrual diary. एक और क्वेश्चन जो मुझे मतलब बड़ा फ्रीक्वेंटली मुझे लग रहा है कि ये हमें फेस करना पड़ता है कि पेशेंट्स कई बार डायरेक्टली साइकेट्रिस्ट के पास आ जाते हैं। करेक्ट। दो इट इज लेस कॉमन, बट अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है डायरेक्टली एंड उसको हम मतलब तब हमारी डीलिंग कैसी होगी, या आपकी हिसाब से हमें तब पहले खुद से डील करके फिर आपके पास भेजें, और वी शुड डायरेक्टली सेंड द पेशेंट टू यू एंड यू विल इवैल्यूएट एंड देन वी रेफर बैक? सो थ्रो सम लाइट काइंडली ऑन दिस। हाँ जी व्हाट आई थिंक इज कि जो पहले है फर्स्ट प्राइमरी कांटेक्ट शुड ऑलवेज बी अ गायनेकोलॉजिस्ट, कि वो इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स डिसाइड कर सकते हैं, वो उनको पूरा बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से टाइम पे हो रहा है, पूरा बाकी सिम्टम्स के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, उनकी और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पे जानकारी बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि सिवियरिटी ऑफ डिसऑर्डर ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो आपको रिवर्ट बैक, दे कैन फॉलो अप विद अ साइकेट्रिस्ट। वो मतलब देयर हैज टू बी दिस थिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ साइकेट्रिस्ट, बिकॉज बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट मेंटल लेवल पे मैनेज नहीं कर सकते, काउंसलिंग एक लेवल पे फेल हो जाती है। तो उसके लिए वी नीड टू मोटिवेट द पेशेंट कि उनको दिखाना जाना जरूरी है एक साइकेट्रिस्ट को। तो आई थिंक वो एक डॉक्टर बेटर कर सकता है रादर देन अ पेशेंट काउंसलिंग हिम हर सेल्फ कि हाँ जी मेरे को जाना है दिखाने, मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, वो डाउट करेगा। तो मतलब इस केस में बेटर यही है कि पहले वी शुड सेंड द पेशेंट टू यू and you will evaluate and counsel him कि that you need a gynec consultation plus a psychiatric consultation. हाँ, फिर हमारे पास आए और हम अपना पार्ट करें, and it is a two-way process. So it is a kind of holistic treatment that we need to give the patient. So ठीक है डॉक्टर साहब। एंड आप कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से अभी कुछ अगर आपको लग रहा है? हाँ बस मेरा वही सवाल था जो एक मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आई थिंक हमने आज टॉक शुरू की है तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हमें बात करना अभी भी जरूरी है। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स आना, प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होना, पीसीओडी में डिप्रेशन होना, ये बहुत से सिम्टम्स हैं जो हम इन बारे में बात करते रहेंगे ताकि जो भी लेडीज हैं जो इससे सफर करती हैं तो वो बाहर आए, बात करें और जो कि डिस्कस करें अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ और ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करें प्रॉपरली, हम भी फॉलो कर सकें उनको कि उनको एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत कब पड़ती है, हम उनको आपके पास रेफर कर सकें एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि उनके वो जो डिप्रेसिव सिम्टम्स है वो एग्रेवेट ना हो और उनकी पर्सनल लाइफ और उनके वर्क स्पेस को इफेक्ट ना करें। और ये डिस्कशन जरूरी इसलिए भी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग जो जेंट्स जो मेल्स ऑफ द फैमिली हैं दे शुड कम टू रियलाइज कि व्हाट एग्जैक्टली अ वुमन गोज थ्रू, क्या क्या वो किस दौर से गुजरती है जब ये पीरियड आता है और उस टाइम पे उनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो रादर देन सेइंग कि उनको पता नहीं क्या हो गया है, यू शुड टॉक टू देम, उनसे बात करो, उन्हें समझो, उनसे डिस्कस करो और उन्हें मतलब उनसे बात करके उन्हें बताइए कि और क्या तरीके हैं उनको दिखाने के लिए, उनको किसी के पास लेके जाओ, डॉक्टर की ओपिनियन लो। मतलब एक ये रोल जो है फैमिली का भी बहुत ज्यादा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द फैमिली टू कम आउट एंड टॉक विद द लेडी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी राइटली सेड डॉक्टर आकृति।
और मैं इसको समराइज इस वे में हाँ अपने जी। साइकेट्रिक कंपोनेंट की तरफ से ये करूँगा कि कोई भी किसी भी आदमी या किसी भी लेडी को किसी भी लाइफ पॉइंट ऑफ लाइफ पे अगर कोई मूड सिम्टम होता है तो इट इज नॉट ऑलवेज अ मेंटल डिसऑर्डर, एग्जैक्टली। बिकॉज पेशेंट मेनी पीपल डू परसीव दैट एक भी सिम्टम हुआ या एक दिन भी नींद खराब हो गई या एक दिन भी प्रॉब्लम आ गई, इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर. There is always 2 to 3 points that we consider. One, it has to be continuous and persistent करेक्ट। to the point that it interferes with your socio-occupational and your personal lifestyle. When जब ये 2-3 चीजें कि जब ये continuous है, बार बार रह रहा है और आपके घर की लाइफ, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ प्रॉब्लम में आ रही है, तब हम उसे डिसऑर्डर मानते हैं. ऐसे ही पीएमडीडी में भी हम इसी बेस पे डायग्नोसिस बनाते हैं. सो पीएमडीडी के लिए जितना हमने डिस्कस किया, आई थिंक कभी भी वो 100% डिस्कशन तो नहीं हो सकती, पर आई थिंक जो हमने किया इट इज यूजफुल फॉर ऑल. हाँ एंड जी। फॉर एनी क्वेरीज आई कैन शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि किसी को भी कोई क्वेरी है तो हम दोनों में से किसी को हाँ जी, फेसबुक पे अप्रोच कर अप्रोच कर सकते हैं। हाँ. And they can message us also on our timeline. And Instagram पे करेक्ट। भी डॉक्टर हाँ जी। आकृति हैं और मैं भी इनफ्रीक्वेंट यूजर हूँ Instagram पे, तो कोई किसी ने हाँ कनेक्ट जी। करना हो तो do all are welcome. या So करेक्ट। with this in mind, hoping to see you all in a very healthy या state, in a very gynec हाँ plus जी। psychiatrically healthy. I would like Dr. Akriti to summarize the session in any way she wants. नो नो, आई जस्ट वांटेड टू टेल, जो मैंने बोलना था मैंने ऑलरेडी बोला कि इट वाज नॉट ओनली फॉर द लेडीज, ना ही महिलाओं के लिए था, ये उनकी फैमिलीज के लिए भी था कि वो उनके सिनेरियो को समझें और उनकी मेंटल हेल्थ पे बात करें और उसे बस यूं ही ना लें कि बस जाने दें, बस ठीक है एक साइकिल में हुआ नेक्स्ट में नहीं हो, नहीं जाने नहीं दें, बस इस विषय में बात करें और उन्हें सही अप्रोच से एक डॉक्टर के पास और उनकी इमोशनल सपोर्ट भी इंक्रीज करें ताकि ये चीज़ जो है उनकी पर्सनल लाइफ में अफेक्ट ना हो और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी उनको अफेक्ट ना करे. बस यही इम्पोर्टेंट है. It's very nice of you. Thank you all for giving Joining your in. precious time and Sharing our sharing your thoughts. thoughts. So with this, we want to end this session. And Dr. Akriti, kindly save the session so we can Yeah, I'll share on save. हाँ platform. जी, I'll save. And And also अगर आपको कोई anybody wants to talk about some mental health issues, you can message in the timeline या फिर आप normal message कर दे, हम उस बारे में भी बात कर सकते हैं, जो कि मतलब एक required talk होगी. ये हमें लगा कि ये important है बात करना, जो आपको लगता है important है, आप हमें message कर सकते हैं, हम उस बारे में भी discussion कर सकते हैं. किसी को किसी पर्टिकुलर केस के रेफरेंस में भी बात करनी है, सो वी कैन डिस्कस ऑन मतलब ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो सीइंग फॉरवर्ड कि आगे तो चलो विद दिस वी एंड द सेशन. थैंक यू डॉक्टर पीयूष फॉर जॉइनिंग इन. थैंक यू डॉक्टर कृति. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके ऑलवेज. ओके.